नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि हमने 10th क्लास की ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वो शुरू किया हुआ था। और इसके अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ सॉइल्स कर रहे थे। और इसके टाइप्स ऑफ सॉइल्स के अंतर्गत हम एलुवियल सॉइल को डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल और जो विभिन्न प्रकार के इंडियन सॉइल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चट्टानों से ये मिलकर के बनी हैं, किस फसल के लिए उपयोगी हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये विभिन्न प्रकार का इवन हम इसका जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्षेत्रीय जो बंटवारा है या क्षेत्र जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं, मैपिंग के जरिए भी इनको हम जानेंगे। तो चलिए आज हम इसमें कड़ी के अंदर पहले ब्लैक सॉइल को देखते हैं। ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल इसके बारे में हम देखते हैं। ब्लैक सॉइल के कि कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है। तो देखिए, ब्लैक दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। देखिए, ये जो मिट्टी है ये ब्लैक सॉइल के नाम से जानी जाती है, यानी इसको काली मिट्टी कहा जाता है। और ब्लैक सॉइल जो है इसको रेगड मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil। देखिए, जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी बोला जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट climatic conditions along with the parent rock material are द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी की फॉर्मेशन के अंदर, इसकी संरचना के अंदर, इसके बनावट के अंदर जो पेरेंट्स रॉक होती हैं, जो जनक शैलें होती हैं, उनके साथ साथ उनका जो मटेरियल होता है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप, यानी हमारा जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के साइड ये मिट्टी जो बहुतायत में पाई जाती है। और इस मिट्टी को यहाँ पर बेसाल्ट बोला जाता है। बेसाल्ट रीजन के अंदर स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से लेकर के डेक्कन प्लेटू के, एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। और ये जहाँ जहाँ पर लावा बह करके गया, क्योंकि जो बेसाल्ट मिट्टी का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट जो चट्टानें हैं, बेसाल्ट आपकी इग्नेशियस रॉक का क्या है, एग्जाम्पल है। तो इन मिट्टियों का जो निर्माण हुआ है वो लावा के अपघर्षित होने से इनका निर्माण हुआ है। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। जो इस काली मिट्टी का जो विस्तार है ये आपका महाराष्ट्र के पठार से लेकर के सौराष्ट्र, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आगे दक्षिण पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए गोदावरी और कृष्णा की जो कृष्णा नदी घाटियाँ हैं वहाँ तक इसका विस्तार देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ तक ये इसका विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ब्लैक सॉइल जो होती है यहाँ पर आपको इस मैपिंग के अंदर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जगह जगह पर इसमें आपको दरारें नज़र आ रही हैं। ये जो दरारें हैं ये देखिए, ये इसके अंदर जो दरारें हैं ये मिट्टी जो है काप मिट्टी की तरह से होती है। जैसे हम जो अपने लेक्स वगैरह होते हैं, जब उनकी खुदाई वगैरह करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो उसमें से जो काप मिट्टी निकलती है, ब्लैक सॉइल, वो अपने आप में जो सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड भी बोला जाता है। यानी ये मिट्टी, इसकी एक जो खासियत ये है कि ये सेल्फ कल्टिवेटेड सॉइल भी बोली जाती है, क्योंकि सूखने पर इसमें दरारें आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए, ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एग्जांपल क्लेई मटेरियल्स। जो काली मिट्टी होती है इसके कण जो हैं काफ़ी महीन होते हैं, बारीक कणों से होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किस मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो काली मिट्टी जो होती है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स।
इसकी मिट्टी के अंदर जो हैं, जो मिट्टी के सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि एक तरह से न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं पेड़ पौधों के लिए। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स, इसके अंदर जो फास्फोरिक के कंटेंट्स होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब मौसम शुष्क हो जाता है, गर्म होता है, तो इसमें चौड़ी दरारें आ जाती हैं। विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, जिससे कि मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से वायु का मिक्सचर अप हो जाता है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड immediately after the फर्स्ट शोवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। देखिए ये मिट्टी जो चिकनी मिट्टी है, जिससे कि स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और पहली बौछारों के साथ इसको यदि नहीं बोया जाता है तो इस मिट्टी पर काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्री मानसून पीरियड से पहले इसकी जुताई करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो ये थी हमारी जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल का एरिया हमने जाना कि ब्लैक सॉइल आपके किस पार्ट में सबसे ज़्यादा होती है। हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आपका कुछ पार्ट जो गुजरात वाला है, यानी जहाँ पर बेसाल्ट चट्टाने का निर्माण है वहाँ पर। आगे देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। देखिए लाल और जो पीली मिट्टी है, उसके बाद रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक्स, यानी जो क्रिस्टलाइन इग्नेशियस आग्नेय चट्टानें होती है वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, यानी दक्कन के पठार का जो दक्षिण हिस्सा है और जो पूर्वी साइड है, यहाँ पर दक्कन के पठार के आपको लाल मिट्टी या पीली मिट्टी देखने को मिलती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग विद पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के जो पिडमोंट क्षेत्र हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ जो हिस्से हैं, या मध्य गंगा के जो मैदान हैं, वहाँ पर आपको ये मिट्टी देखने को मिलती हैं, जो रेड और या लाल या पीली जो मिट्टी हैं ये देखने को मिलती हैं। दीज सॉइल्स डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए इन जो मिट्टियों का कलर जो रेडिश है, जो लाल कलर हो जाता है, वो लोहे के कणों का क्रिस्टलाइजेशन से इनका बनते हैं, जिससे कि ये मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं, कांतरी जो चट्टानें होते हैं, इनके जल के साथ घुलने से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट ओक्योर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। देखिए जब ये शुष्क क्षेत्रों में ये मिट्टी बनती है तो वहाँ पर ये येलोइश कलर में दिखाई देती है। और कई बार जो लाल मिट्टी होती है, जहाँ पर लोहे के अंश ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें से जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश की वजह से लोहे का जो ऑक्सीडेशन होता है वो पानी जो पिघल करके दूसरे एरिया में चला जाता है, तो उस एरिया की मिट्टी को भी येलोइश कलर कर देता है, ब्राउनिश कलर कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो अपनी रेड एंड येलो जो सॉइल है, ये आपको क्रिस्टलाइन जो इग्नेशियस रॉक्स हैं वहाँ पर अधिकतर देखने को मिलती है। और ये जो अपना मिलती है, ये दक्कन का जो पठार है उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्वी हिस्से में हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये जो हैं ये आते हैं, और मध्य गंगा का मैदान भी आपके इनके दाएं बाएं होता है। कुछ हिस्सा इसका हमारे जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के जो पिडमोंट क्षेत्र है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। उसके बाद लेटराइट सॉइल है। लेटराइट जो सॉइल है, ये मिट्टी जो है आपकी, ये एक तरह से देखा जाए तो ब्रिक के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ईंट के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती हैं। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। देखिए लेटराइट जो शब्द है ये लेटर से बना होता है और जिसका मतलब होता है ईंट, यानी ये मिट्टी जो है ईंटों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स।
ये लेटराइट जो मिट्टी जो है ये आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय और जो सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जिसको बोलते हैं, इन क्षेत्रों में इस मिट्टी का जो निर्माण होता है, मौसम के जो परिवर्तन होते हैं मौसम के अंदर, यानी सर्दी में सर्दी और शुष्क मौसम जो आता है उसकी वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। दिस सोइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है लीचिंग की वजह से होता है। लीचिंग को बोलते हैं निक्षालन, और निक्षालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब बहता हुआ जल मिट्टी की ऊपरी सतह को बहा कर ले जाता है तो उस प्रक्रिया को निक्षालन बोला जाता है, लीचिंग बोला जाता है। तो भारी बरसात की वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, यानी ये कम गहराई से काफ़ी ज़्यादा गहराई तक पाई जाती हैं। एसिडिक जो इनका जो वैल्यू होती है वो pH 6 से के आसपास होती है। जनरली डिफ़िकल्ट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और इनके लिए पौधों के लिए जो उपयुक्त न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनमें कम पाए जाते हैं। एंड ओक्यूर मोस्टली इन द साउदर्न स्टेट्स, हमारे जो दक्षिण के जो राज्य हैं, वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी कि हमारी जो लेटराइट मिट्टी है इस मिट्टी का निर्माण महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्टर्न घाट का जो तटीय प्रदेश है वहाँ पर, और पश्चिमी बंगाल या हमारा जो पूर्वी घाट है इसके आसपास ये मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। वेयर दीज सोइल्स सपोर्ट डेसिडुडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज़ ह्यूमस रिच। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपको वर्षा वन या ये पतझड़ वन या सदाबहार वन जहाँ पर मिलते हैं तो पौधों के ह्यूमस की वजह से इसमें जो है मात्रा बढ़ जाती है। बट अंडर स्पेयर्स, जहाँ पर जो है वनस्पति विहीन होते हैं, स्पेयर्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट, या जहाँ पर सेमी एरिड जो एनवायरनमेंट होता है, अर्धशुष्क जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, इट इज जनरली ह्यूमस वर्क, तो वहाँ पर इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है लेटराइट मिट्टी के अंदर। दे आर प्रोन टू इरोजन, और इसका इरोजन जो है यानी अपक्षय जो है बहुत जल्दी होता है। एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, यानी धरातलीय स्थलाकृतियों की वजह से या जैसी भौगोलिक जो विशेषताएं वहाँ पर पाई जाती हैं उनकी वजह से इसका जो है निक्षालन या अपर्दन बहुत अधिक होता है, यानी इसका अपर्दन आसानी से होता है। आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सोइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, यदि इस क्षेत्र पर उचित प्रकार से भूमि संबंधी जो संरक्षण की तकनीक है उनको अपनाया जाए, पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, मुख्य तौर पर जो कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र हैं, केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, दिस सोइल इज़ वेरी फर्टाइल और वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। तो ये जो मिट्टी है ये चाय की खेती या कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त सिद्ध हो सकती है इन क्षेत्रों में। यदि हम अप्रोप्रिएट टेक्निक्स को अपनाएं सॉइल की तो वहाँ पर ये सबसे उपजाऊ हो सकते हैं। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक केशू नट्स, यानी काजू की जो फसल हैं उनके लिए भी लेटराइट मिट्टी जो है काफ़ी उपयुक्त होती है। प्रमुख तौर पर तमिलनाडु और केरला और आंध्र प्रदेश के जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ पर ये सबसे उपयुक्त मिट्टी के रूप में जानी जाती है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल होता है जो शुष्क मिट्टी होती है। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड जो सॉइल होती है, शुष्क क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी कलर के अंदर लाल से भूरे रंग की पाई जाती है। यानी कि इस मिट्टी का निर्माण एक तरह से देखा जाए तो इग्नेशियस से रॉक्स वाली जहाँ पर स्ट्रक्चर है वहीं पर मिलते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, यदि संरचना की दृष्टि से देखें तो ये बलुई होती हैं। एंड सेलाइन इन नेचर, और यदि इसके स्वभाव से देखें तो ये अक्षारीय होते हैं। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर। कुछ क्षेत्रों में तो इनके अंदर नमक की इतनी अधिक मात्रा होती है कि इसमें से पानी को इसको एवापोरेशन के द्वारा नमक प्राप्त कर लिया जाता है, यानी जल का इसका वाष्पीकरण करके इसमें से नमक प्राप्त किया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, और शुष्क मौसम होने की वजह से, शुष्क मौसम के कारण और हाई टेम्परेचर की वजह से एवापोरेशन इज़ फास्टर एंड द सोइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। भाई शुष्क मौसम है, वहाँ पे तापमान अधिक होता है जिससे एवापोरेशन अधिक होता है, तो यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस और नमी की कमी पाई जाती है।
द लोअर होरिजन्स ऑफ द soil are occupied by कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। और जैसे जैसे हम निचले क्षेत्रों की तरफ जाते हैं तो उन क्षेत्रों के अंदर इस मिट्टी में कंकर की अधिकता देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम जो कंटेंट है उसकी मात्रा बढ़ जाती है निचले क्षेत्रों के अंदर। जैसे जैसे हम निचले क्षेत्रों में जाते हैं तो इसमें कंकर्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन्स रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और जिस क्षेत्र के अंदर ये कंकर आ जाते हैं वहाँ पर जो जल का इन्फिल्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वहाँ पर स्थायी जल की भी कमी देखने को मिलती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सोइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। यदि सिंचाई की उपयुक्त सुविधाएं यहाँ पर डेवलप कर ली जाती हैं तो ये मिट्टियाँ जो हैं काफ़ी उपजाऊ मिट्टियों में बदल सकती हैं, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान का जो गंगानगर ज़िला है वहाँ पर इसको अपनाया गया है। तो ये एरिड सोयल का जो आपके जो फिगर दिखा रखा है 1.9, इसके अंदर देखिए किस प्रकार से ये एरिड जोन के अंदर कुछ आपको जो ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर कीकर वगैरह आपको, और बाकी दूर तक आपको कोई जो वनस्पति है वेजिटेशन वो नहीं नज़र आ रही। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम फॉरेस्ट सॉइल्स। फॉरेस्ट सॉइल्स जो कि नाम से ही पता है जहाँ पर वन अधिक होंगे वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। देखिए ये जो फॉरेस्ट सॉइल है, जो वनस्थली मृदा है, ये मृदा जो है वहाँ पर अधिक पाई जाती है, या तो पहाड़ी एरिया के अंदर या पर्वतीय एरिया है वहाँ पर जहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध होता है, बरसात होती है। द सोइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म। देखिए जहाँ जहाँ पर पर्वतों की अधिकता या पर्यावरण के ऊपर पर्वतीय पर्यावरण है या पहाड़ी पर्यावरण है तो उसके आधार पर इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसकी संरचना होती है। दे आर लोमी, ये दोमट मिट्टी, एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। जहाँ पर देखिए जो नदी घाटी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये जो मिट्टी है ये दोमट मिट्टी के तौर पर पाई जाती है। एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, और जो ऊपरी ढलान होती है पहाड़ों के वहाँ पर इसके कणों के जो आकार मोटे होते हैं यानी कंकड़ इनके अंदर पाए जाते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरियाज, और जिन क्षेत्रों के अंदर बारिश से ये जो बर्फ़ से ढके रहने वाले जो एरियाज़ होते हैं लाइक हिमालयाज, दीज सोइल्स एक्सपीरियंसेस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। तो इनके अंदर जो है डेनुडेशन हो जाता है, यानी इनके अंदर कमी हो जाती है उपजाऊपन की, और इनके अंदर एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि ह्यूमस के कंटेंट इसमें कम हो जाते हैं। जैसे जैसे स्लोप्स के ऊपर जाते हैं या स्नो कवर्ड एरियाज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर वनस्पति विहीन एरिया आ जाता है जिससे कि इसके अंदर ह्यूमस के कंटेंट काफ़ी कम हो जाते हैं। These soils found in the lower parts of the valleys, ये जो घाटियाँ होती हैं घाटियों के निचले क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को पाई जाती हैं, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस, जहाँ से पर नदियों की अधिकता देखने को मिलती हैं उन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ अधिक पाई जाती हैं। एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल, और यहाँ पर जो एलुवियल फैंस होते हैं जो आपके जलोढ़ के जो मैदान होते हैं छोटे छोटे पंख जिनको बोलते हैं जलोढ़ पंख, वहाँ पर ये मिट्टियाँ जो हैं काफ़ी उपजाऊ पाई जाती हैं। आगे देखिए हम इस मिट्टी के इरोजन जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन अच्छा कितना, चलिए थोड़ा सा टॉपिक बचा है इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, देखिए मिट्टी का जो अपरदन होता है वो कैसे होता है और इसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज़ डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। देखिए मिट्टी की जो ऊपरी परत उसमें कमी हो जाना या उसके बार बार उसको पानी के साथ बहकर चले जाना, इसी को मिट्टी अपरदन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिमिल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू। देखिए मिट्टी का घर्षण होना और मिट्टी का बनना, मिट्टी का अपघटित होना या मिट्टी का बनना, या ये हम ये कहें कि सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल डेनुडेशन गो हैंड टू हैंड, यानी कि ये साथ साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं।
एक जगह से जहाँ से मिट्टी का अपरदन हो रहा है, कहीं पर जहाँ पर भी लो लेइंग एरिया मिलेगा उस मिट्टी का वहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा। तो जहाँ पर डिपोजिशन होगा वहाँ पर मिट्टी का निर्माण बनेगा, मिट्टी का निर्माण होगा, और जहाँ से मिट्टी बह कर के गई है वहाँ से मिट्टी का इरोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिट्टी का बनना और मिट्टी का पतन होना या अपरदन होना दोनों साथ साथ चलने वाली क्रियाएं होती हैं। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन। कई बार क्या होता है कि मानव की गतिविधियों की वजह से ये बैलेंस है, ये इम्बैलेंस हो जाता है, ये बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलित हो जाता है। जैसे कि वनों की अधिक कटाई से, ओवर ग्रेजिंग से, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग से, यानी विनिर्माण जो कार्य हमारे चल रहे हैं उनसे, या जो माइनिंग के जो कार्य चल रहे हैं, खनन कार्य जो चल रहे हैं उनकी वजह से। वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। जबकि कुछ प्राकृतिक जो शक्तियाँ होती हैं जैसे कि तेज़ हवाओं का चलना, ग्लेशियर्स का पिघलना, पानी का तेज़ बहना, ये मिट्टी अपरदन को बढ़ावा देते हैं। ये कुछ प्राकृतिक जो फैक्टर्स हैं जो मिट्टी कटाव को बढ़ावा देते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स। जो बहता हुआ जल है वो मिट्टी को, जो चिकनी मिट्टी होती है उनको काट देता है। एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुल्लीज, और उनके अंदर गहरी नालियाँ बना देता है जिनको गुल्लीज बोला जाता है। ये गुल्लीज जो है, ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये वर्ड, ये गुल्लीज जो है कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाई गुल्लीज। तो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुल्लीज, यानी बहता हुआ जल, जब बहता हुआ जल एक मैदान से गुजरता है तो वो गहरी खाइयाँ बना देता है। इन गहरी खाइयों को गुल्लीज बोला जाता है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है, अनुपजाऊ नहीं, ये अनकल्टिवेटेड हो जाती है, यानी कल्टीवेशन के उपयुक्त नहीं होते, अनफिट फॉर कल्टीवेशन। वहाँ पर इस भूमि को जुताई करना मुश्किल हो जाता है। एंड इज़ नोन एज बैड लैंड, और ऐसी भूमि को बैड लैंड बोला जाता है, उबड़ खाबड़ भूमि बोला जाता है, उत्पात भूमि बोला जाता है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस, और चंबल घाटी जो है, चंबल क्षेत्र के अंदर ऐसे भूभागों को रेवाइंस बोला जाता है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन स्लोप। कई बार क्या होता है, पानी जो है पूरी एक शीट के तौर पर बह करके चलना, ढलान वाले क्षेत्रों में पानी जो है पूरे दूर तक क्षेत्र पर बह करके चलता है। ऐसे क्षेत्र को शीट इरोजन बोलते हैं। इन सच केसेस द टॉप सोयल इज वास्ट अवे। ऐसे में जो मिट्टी है, ऊपरी सतह, वो बह करके चली जाती है। दिस इज़ नोन एज शीट इरोजन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज हो गया आपका कि व्हाट डू यू नो अबाउट शीट इरोजन। जो शीट इरोजन है इससे आप क्या समझते हैं, शीट इरोजन से आप क्या समझते हैं। तो शीट इरोजन आपका है जो पानी जो है एक बड़े भूभाग के ऊपर से एक साथ बह करके चलता है। तो ऐसे इरोजन से, ऐसे क्षेत्र पर जहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है उसको शीट इरोजन बोला जाता है। और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, और या उस विंड ब्लोज। देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन अलग पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर विंड इरोजन क्या है, यानी तेज़ हवा के बहने से लूज सोइल्स ऑफ फ्लैट, जो मैदानों की जो लूज सोइल है, ढीली मिट्टी है, और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, या ढलानों पर तेज़ हवा के बहने से जो मिट्टी उड़ जाती है इसको विंड इरोजन बोला जाता है, पवन अपरदन बोला जाता है। सोइल इरोजन इज ऑल्सो कोज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। जो सोइल इरोजन है, जो पवन अपरदन है, वायु अपरदन है, ये कई बार खेती के गलत तरीके अपनाने से भी हो जाता है। कई बार हम खेती के जो कल्टीवेशन है वो गलत मेथड से कर देते हैं, इस वजह से भी इसकी हो जाती है, यानी हवा के अनुकूल कर देते हैं, प्रतिकूल करनी चाहिए हमें। प्लोइंग इन ए रोंग वे, किस प्रकार से, यानी खेत की जुताई हम गलत तरीके से कर देते हैं। एग्जाम्पल अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स, जिस प्रकार से जिधर से नालियाँ बनी होती हैं यदि उसी के अनुरूप हम खेती की जुताई कर देते हैं तो मिट्टी का कटाव अधिक होता है। फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सोइल इरोजन, क्योंकि यदि पहाड़ की ढलान के अनुरूप हम खेत की जुताई करेंगे तो उसमें से पानी का बहाव तेज होगा, जिससे कि वहाँ पर नालियाँ बनेंगी और मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स,
जब हम खेत की जुताई जो है ढलान के विपरीत करते हैं यानी काउंटर प्लोइंग करते हैं, तो ऐसे में जो पानी का बहाव है वो रुक जाता है और मिट्टी जो है स्लोप के अनुरूप बह करके नहीं पा जाती है, क्योंकि स्लोप के विपरीत अगर हम जुताई करते हैं खेत की, तो इस प्रकार जो स्लोप के विपरीत जो खेती की जुताई की जाती खेत की, दैट इज़ नोन एज काउंटर प्लोइंग। इसी को हम काउंटर प्लोइंग कहते हैं, समोच्च रेखीय प्लोइंग कहते हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स। ऐसे जो स्लोप्स होते हैं यहाँ पर हम सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भी मेकिंग टेरेसेस, टेरेसेस का मतलब छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना करके भी हम इसको कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन। जो टेरेस कल्टीवेशन है, जो सीढ़ीनुमा खेती है, ये जो है मिट्टी अपरदन को रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। हमारा जो पश्चिमी और जो मध्य हिमालय है, यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती को अपनाया गया है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बड़े बड़े मैदान क्षेत्रों को सीढ़ियों के अंदर, स्ट्रिप्स के अंदर जो है बांटा जा सकता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो और लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, यानी जो बड़े बड़े मैदान होते हैं उनमें जो अवनालिकाएँ सी बनाई जा सकती हैं, जो पट्टियाँ सी लगाई जा सकती हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। और दो विभिन्न फसलों के बीच एक स्ट्रिप छोड़ दी जाती है, पट्टी छोड़ दी जाती है, और वहाँ पर घास या घास को उगने के लिए या दूसरे क्षेत्र से घास को लाकर यहाँ पर डाल दिया जाता है। इससे भी मिट्टी कटाव रुक जाता है। दिस मेथड इज़ नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ऐसे मेथड को स्ट्रिप क्रॉपिंग बोला जाता है। पट्टीनुमा खेती बोला जाता है, पट्टीदार खेती अपना करके। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। इसी प्रकार से पौधों को एक पंक्ति में लगाने से भी इससे एक रक्षक मेखला की तैयारी हो जाती है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। इस प्रकार से जो पौधों की एक कतार बना दी जाती है, पंक्ति बना दी जाती है, इसको जो है रक्षक मेखला बोला जाता है। और रक्षक मेखला जो है ये सबसे अधिक जो किफ़ायती है। यदि सबसे अधिक इसका सिस्टम देखा जाए, यदि इसकी क्रिया को देखा जाए, तो ये आपके जो राजस्थानी एरिया है, रेगिस्तानी जो एरिया है, वहाँ पर सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, वहाँ पर सबसे अच्छी मानी जाती है, वहाँ पर इसकी जो उपयोगिता है काफ़ी सिद्ध मानी जाती है। देयर इज शेल्टर बेल्ट्स हैव दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। इससे जो होता है, ये जो शेल्टर बेल्ट्स बनाई जाती हैं, इससे जो सैंड ड्यून्स जो बनते हैं उसके अंदर कट डाउन किया जा सकता है, यानी रेत को ये उठने नहीं देते, क्योंकि ये पवन की गति को कम कर देते हैं। स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया, जिसकी वजह से जो हमारा पश्चिम भारत है उसके अंदर रेगिस्तान को काफ़ी रोका गया है। अब इसके कुछ 2-3 पॉइंट हैं, ये और देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट। भारत के एनवायरनमेंट की क्या क्या समस्याएं हो, देखिए। द विलेज ऑफ सुखमजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव शोन दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, की जो भूमि अपरदन है उसको रिवर्स करना या उसको रोक पाना काफ़ी आसान है। ट्री डेंसिटी इन सुखमंजरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 30% हेक्टेयर्स इन 1972 to 1272 पर हेक्टेयर्स इन 1992। देखिए, जहाँ पर 13% हेक्टेयर था, 13 पर हेक्टेयर डेंसिटी जो ट्रीज की थी, वो 1976 के अंदर, ये 1992 के अंदर 1272 पर हेक्टेयर जो हुई, इसकी वजह से वहाँ पर जो भूमि अपरदन था वो काफ़ी रुक गया था। फिर रीजनरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक वेलबींग एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, improved agriculture and animal care and the consequently increased income। देखिए, जिस प्रकार से हम रीजनरेशन करते हैं किसी चीज़ की, तो उससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जो संसाधनों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, उपलब्धता बढ़ जाती है। इससे हमारी खेती भी काफ़ी सुधार होता है। जानवरों की जो पशु मवेशियों की देखरेख अच्छी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो इनकम है वो भी बढ़ जाती है। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन सुखमजरी रेंज फ्रॉम ₹10,000 to 15,000 बिटवीन
1979 एंड 1984, यानी कि वहाँ पर घर की इनकम जो है 10,000 से 15,000 रुपये तक जो है बढ़ गई थी सुखमंजरी गांव की। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर था, ये हमने डिस्कस किया। आगे जो है इसके क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, ये आपको करने हैं। जैसे कि यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, कैसा है आयरन ओर, कैसा है आयरन आपका नॉन रिन्यूएबल है बट रिसाइक्लेबल है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट, किसके अंतर्गत इसको नहीं रखा जा सकता है। तो इसने पूछा है एनर्जी कैन नॉट बी अंडर टाइडल एनर्जी को किस में नहीं रखा जा सकता आपको। ये रिसाइक्लेबल है, एबायोटिक है, रिप्लेंसिबल है। एबायोटिक के अंदर इसको नहीं, रिप्लेंसिबल के अंदर नहीं रख के वो होता है इसका। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कोज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पंजाब के अंदर क्या है, तो पंजाब के अंदर ओवर इरिगेशन है आपका, ये ओवर इरिगेशन वाला पंजाब के अंदर है आपका टॉपिक। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टाइज्ड, तो टेरेस कल्टीवेशन उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि पहाड़ी एरिया है यहाँ पर इसको अडोप्ट किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके राजस्थान में नहीं, झारखंड में नहीं, महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ थे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।